सो हेलो बच्चों, पार्टी नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड केम छो, वेलकम टू एसएसपी। आज कंप्लीट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एनसीईआरटी सॉल्यूशन करेंगे। देखा जाए बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से तो इसमें से 3 सवाल होते हैं। हो सकता है वो एमसीक्यू, हो सकता है वो एक 3 मार्क्स का न्यूमेरिकल हो। तो छोटा चैप्टर है, एक्सरसाइज, एग्जाम्पल और एडिशनल मिलाकर के कुल लगभग 30 सवाल है। तो उनको आकर के हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप बच्चों से रिक्वेस्ट रहेगा कि चैनल पे पहली बार आए हो तो जरूर अपना प्यार दे देना, सब्सक्राइब कर लेना। बिकॉज फिजिक्स के सारे बच्चा लोग, चाहे वो शॉर्ट ट्रिक्स हो, चाहे वो नीट हो, चाहे वो आपका एनसीईआरटी का सॉल्यूशन हो, चाहे वो आपकी एनसीईआरटी का पूरा सीरीज हो, सब कुछ फ्री में आपको इस चैनल पर अवेलेबल मिल जाता है। तो नोट्स के लिए जो भी मैं पढ़ाता हूँ, डेली हैंड रिटन नोट्स, वो आपको टेलीग्राम पर मिलेगा, ज्वाइन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ पर इजी क्वेश्चन आपको मिलेंगे, आसान सवाल है, देखिए ध्यान से। अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी 25 मेगाहर्ट्ज। तो हमारे को फ्रीक्वेंसी दे रखी है बच्चा, सिंपल है। फ्रीक्वेंसी दे रखा है 25 मेगा यानी कि 10 पावर में 6 एंड देन वी हैव हर्ट्ज। ट्रेवल्स इन फ्री स्पेस अलोंग द एक्स डायरेक्शन। तो अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो जो EMW है वो कहां पर चल रहा है? एक्स डायरेक्शन में। एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इन अ स्पेस एंड टाइम E इज इक्वल टू, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो 6.3 जे कैप वोल्ट पर मीटर है। तो आपसे बोलता है व्हाट इज B एट दिस पॉइंट। यहाँ पर डायरेक्शन से कुछ लेना देना नहीं। अगर आपको E गिवन है तो आप B सीधा सीधा निकाल सकते हैं। आपको फॉर्मूला याद होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की प्रॉपर्टी इज इक्वल टू BC। वो वाला BC नहीं बच्चा पार्टी, नहीं तो मार खाओगे। यहाँ पर B मैग्नेटिक फील्ड है, C स्पीड ऑफ लाइट है। बहुत चालाक, हाँ ब्रो, चालाक 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 ब्रो। सो E/C, तो इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज 6.3 एंड C आपका जो है 3 × 10⁸ नाउ यू कैन इजिली कैलकुलेट इट। हाँ, अगर डायरेक्शन के ऊपर चलना चाहते हो तो मैं बता देता हूँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक्स डायरेक्शन में। तो देखिए जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो एक्स डायरेक्शन में, ये आपका Y हो गया, ये आपका Z हो गया। जाहिर सी बात है, अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक्स डायरेक्शन में है और इलेक्ट्रिक फील्ड आपका ऑसिलेट हो रहा है J में, तो फिर ये आपका K डायरेक्शन ही होना चाहिए। एंड याद रखिएगा E×B is basically the electromagnetic wave direction. So electromagnetic wave direction is your I cap and it is already given that electric field is in J cap, मतलब कि J cap है ना, तो J है तो ये it must be K because J × K is equal to ultimately it is going to be I cap. Simple. चलो आसान। तो इसका आंसर है 2.1 10⁻⁸ K cap and then Tesla. The next question, again it is a very simple question. Simply you have to compare with the electromagnetic wave equation. तो magnetic field in a plane electromagnetic wave is given by By is equal to this. एक बार इक्वेशन को लिख लेते हैं अच्छे से। तो मैग्नेटिक फील्ड y डायरेक्शन में है, we have 2 × 10⁻⁻7 ब्रैकेट, there is sign and then we have bracket 0.5 × 10⁻³ फिर देखो बच्चा x है प्लस 1.5 × 10⁻11 एंड देन t। वैसे जो इक्वेशन हमने आपको बताया है उसमें तो ये इक्वेशन रहता है B = B0 साइन ω/t माइनस में kx। आप इसे अल्टरनेट कर सकते हो, पहले x को लिख सकते हो, उसको बाद में लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बट ध्यान से ये समझना, ये मैंने पढ़ाया भी है मेरे वीडियोस के अंदर, लेक्चर्स के अंदर, कि जब यहाँ पर माइनस आ जाता है दैट मीन्स द मैग्नेटिक फील्ड इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज ट्रेवलिंग इन द पॉजिटिव डायरेक्शन। यहाँ पर क्या है, x है ना, तो पॉजिटिव x है। उल्टा करना, माइनस है तो पॉजिटिव पे चलेगा, और अगर नेगेटिव पे चल रहा होता तो फिर ये इक्वेशन प्लस हो जाता। उस हिसाब से बच्चा लोग यहाँ से देख करके आप आइडिया लगा सकते हैं कि वेयर इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, बिकॉज यहाँ पर x वो भी प्लस इक्वेशन है पूरा, तो ये आपका कहाँ चल रहा है? -x डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है। सो अवर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज ट्रेवलिंग इन दी -x डायरेक्शन, ये हमें पता चल गया। और मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है? By डायरेक्शन में। सवाल क्या पूछता है, व्हाट इज द वेवलेंथ एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव? वेरी सिंपल, आप इसको इसके साथ कंपेयर करिए। तो देखिए x के साथ में k है, ये k है आपका, k को क्या बोलते हैं? वेव वेक्टर बोलते हैं। सो वी हैव 0.5 × 10⁻³ ये k हो गया, और k का फॉर्मूला क्या होता है? 2π/λ इज इक्वल टू 0.5 × 10⁻³ बस आप आसानी से लैम्बडा निकाल सकते हैं। पाई 3.14 प्लेस करो एंड यू विल गेट योर आंसर, करेक्ट। एंड उसके बाद क्या बोलता है? फ्रीक्वेंसी। सो लैम्बडा एक बार आ जाए तो फ्रीक्वेंसी f इज इक्वल टू c/λ होता है, ये भी निकल जाएगा। C फॉर कैट बिल्ली बिल्कुल भी नहीं, दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। नाउ द सेकंड वन इज राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब इसे ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए मुझे E0 चाहिए। एंड हाउ टू कैलकुलेट E0? इट्स वेरी सिंपल, E इज इक्वल टू व्हाट बच्चा लोग? BC। B0 आपके पास में है, दैट इज 2 × 10⁻⁷ मल्टीप्लाई विद C 3 × 10⁸ यू विल गेट योर E0। अच्छा, E0 आ जाए, फिर सवाल ये उठता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड है कहाँ पे, वो कैसे पता चलेगा? तो देखिए ये जो है बच्चा लोग आप लोगों का -x डायरेक्शन में है। कौन? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो हमने आपको ये बताया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हमेशा E×B वाले डायरेक्शन में ट्रेवल करता है। ये ऑलरेडी हमें पता चल गया, -I कैप है। और मैग्नेटिक फील्ड क्या है आपका? ये J कैप है।
तो देखो ऐसे देखो सीक्वेंस में, तो आई जे एंड देन के, आई क्रॉस जे के कैप होता है, जे क्रॉस के आई कैप होता है, एंड के क्रॉस आई आपका क्या होता है, के क्रॉस आई जे कैप पे होता है। लेकिन अगर मुझे ये माइनस में चाहिए तो मुझे सीक्वेंस को तोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपका के क्रॉस जे होगा। अगर मैं के क्रॉस जे कर दूं, के क्रॉस जे, तो ये अल्टीमेटली माइनस आई कैप हुआ ना, उल्टा ही तो चल रहे हो आप। अगर जे क्रॉस के होता तो फिर ये आई कैप होता, लेकिन अगर ये माइनस आई कैप है, इसका मतलब आप के क्रॉस जे चल रहे हो, तो यहाँ के ही आएगा। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पर है, जेड डायरेक्शन में। सो फाइनली वी कैन राइट लाइक दिस, ई जेड इज इक्वल टू ई जीरो एंड देन साइन, ट्रेवल तो कर रहा है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इसी डायरेक्शन में, तो आप इसी फॉर्मेट में लिख सकते हो के एक्स प्लस में ओमेगा टी। सिंपल, आप ये वैल्यू एज इट इज रख दो, ये वैल्यू एज इट इज रख दो, ई नोट जो यहाँ से आपने निकाला है वो रख दो, दैट इज योर फाइनल आंसर। सिंपल, ठीक है। चलिए, ओके, बैक टू द पॉइंट, एंड नाउ वी आर एंटरिंग इनटू द एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में कुछ अच्छे सवाल भी हैं, छोटा चैप्टर है, जल्दी खत्म हो जाएगा। आइए चलिए चलते हैं। फिगर 8.6 क्या कह रहा है, तो फिगर 8.6 में दिख रहा है कि हमारे पास में दो सर्कुलर प्लेट्स दिखाई दे रहे हैं। तो फिगर 8.6 शोज अ कैपेसिटर मेड ऑफ टू सर्कुलर प्लेट, ठीक है। एक पॉजिटिव प्लेट होगा, दूसरा नेगेटिव प्लेट होगा, ईच ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर, दोनों का जो रेडियस है वो 12 सेंटीमीटर है, एंड सेपरेटेड बाय अ 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस, इनके बीच में सेपरेशन भी है, दैट इज 5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस। द कैपेसिटर इज बीइंग चार्ज्ड बाय एन एक्सटर्नल सोर्स नॉट शोन इन द फिगर, इसको चार्ज किया है किसी बैटरी को लगा करके, किया होगा, फिगर में दर्शाया नहीं है। एंड द चार्जिंग करंट इज कांस्टेंट, इज सेइंग इक्वल टू 0.15 एम्पियर, जिससे ये कैपेसिटर चार्ज हो रहा है वो 0.15 एम्पियर की कांस्टेंट करंट है। कैलकुलेट द कैपेसिटेंस एंड द रेट ऑफ change of potential difference between the plates. So first of all, let's focus on the capacitance and the rate. Capacitance निकालते हैं सबसे पहले, तो पहले सवाल का आंसर दे देते हैं। तो पहले सवाल के आंसर में दो सवाल पूछा है कैपेसिटेंस, तो C बराबर में बच्चा सिंपल A एप्सिलॉन नॉट बाई डी होता है। एरिया हम क्या लेंगे, पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन में डी। क्या पाई की वैल्यू हमें पता है, जी हाँ बिल्कुल, दैट इज 3.14। आर हमें पता है क्या, रेडियस, जी हाँ बिल्कुल, कितना रेडियस दिया है 12 सेंटीमीटर, 12 का स्क्वायर 144, 10 की घात माइनस में 4, एप्सिलॉन नॉट 8.85, 10 पावर माइनस में 12। एंड व्हाट अबाउट डी, डी इज बेसिकली द डिस्टेंस बिटवीन देम एंड दैट इज गिवन इन 5 सेंटीमीटर। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कन्वर्ट द सेंटीमीटर इनटू मीटर। अंग्रेजी बोल रहे हैं बच्चा लोग, बहुत जल्द हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए सारे के सारे लेक्चर सीबीएसई 2023 से पहले एग्जाम से पहले आने वाले हैं। इसीलिए हमारे इस बात को जितना हो सके उतना भौकाल के साथ हर जगह पर फैला दीजिए। इंस्टाग्राम पर ये वाला पॉइंट कट करके मुझे टैग जरूर करना कि बाबा एसएसपी अब हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों के लिए पूरा फिजिक्स का कॉन्सेप्ट सब कुछ बहुत ही प्यारे तरीके से, आवेश, विद्युत क्षेत्र, विद्युत विभवांतर, संधारित्र, कैपेसिटर को संधारित्र कहते हैं, राइट। कुछ में याद है मुझे, मैंने हिंदी मीडियम में पढ़ाया है 2011 से लेकर के 2015 तक की बैच मुझे याद है। सो एट द टाइम आई वॉज टीचिंग, हिंदी मीडियम के बहुत सारे विद्यार्थी होते थे, बड़ा मज़ा आता था। तो आप सभी बच्चों का मैं मदद वापस करने वाला हूँ यूट्यूब पर, ज़रूर अपना प्यार दीजिएगा। जितने भी हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हैं चाहते हैं सर जल्दी आए, तो जल्दी कमेंट करो, बिकॉज वीडियोज़ मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ और इसी बोर्ड पर कर रहा हूँ लिख करके, और जल्दी ही आप लोगों को चैनल पर देखने को मिल सकता है। तो अब यहाँ से कैपेसिटेंस निकाल लीजिएगा बच्चा लोग। अब तो क्या ही है, डिस्टेंस दे रखा है दोनों के बीच का, है ना, हो गया सिंपल। अब आप सी निकाल लोगे। इसी का बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट में देखो बहुत अच्छा बोल रहा है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस डीवी बाई डी टी, रेट यानी डीवी बाई डी टी। तो इसके लिए फॉर्मूला हम लगा लेते हैं, क्यू बराबर में सीवी। तो मैं दोनों तरफ कर देता हूं डिफरेंशिएशन। इट इज गोइंग टू बी डीवी बाई डी टी, बिकॉज कैपेसिटेंस चेंज नहीं हो रहा है। ये डी क्यू बाई डी टी बन जाएगा करंट, जैसा कि आप जानते हैं। सो आई इज इक्वल टू सी डीवी बाई डी टी। तो यहां से आप डीवी बाई डी टी को जब सब्जेक्ट बना लीजिएगा तो ये आपका बन जाएगा I डिवाइडेड बाई सी। क्या आपके पास में I है, जी हाँ सर दिया हुआ है, 0 पॉइंट कितना दिया था, 0.15 एम्पियर। सी यहाँ पर बच्चा लोग आपका कैपेसिटेंस है जो कि गिवन है, जो कि यहाँ से आपने निकाल लिया, रख दीजिए, ये निकल गया। आइए बी पार्ट पर चलते हैं। ऑब्टेन द डिस्प्लेसमेंट करंट अक्रॉस द प्लेट। एनसीईआरटी कभी कभी आपके साथ खिलवाड़ करती है, जीवन के साथ भी बहुत खिलवाड़ करती है, तो यहाँ पे भी वो खिलवाड़ ही कर रही है। वास्तविकता में जो कंडक्शन करंट होता है वही आपका डिस्प्लेसमेंट करंट हो जाता है, याद रखना। ये जो कंडक्शन करंट है वही आपका क्या है, डिस्प्लेसमेंट करंट है। तो कंडक्शन करंट कितनी है, 0.15 एम्पियर। ऐसा थोड़ी होगा कि 0.15 एम्पियर यहाँ पर आया और यहाँ पर ससुरा 16 एम्पियर निकल गया, आई खपाच, तो फिजिक्स की भैंस हो गई बच्चा लोग, फिजिक्स की वाट लग गई।
विच इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। अगर 0.15 एम्पियर आया तो भाई यहाँ 0.15 एम्पियर ही बनेगा, बट क्योंकि लोग ये कंफ्यूज होते हैं कि सर यहाँ पे वायर नहीं है फिर भी करंट है, तो करंट कितनी है और उसका नाम क्या दिया गया, डिस्प्लेसमेंट करंट। बट याद रखिए कंडक्शन करंट ही एट द एंड आपका डिस्प्लेसमेंट करंट बनता है। तो एनसीईआरटी खेल रही है, आपको लगेगा कि यहाँ पर कुछ क्वेश्चन पूछ लिया है, बट उस क्वेश्चन का आंसर वही है जो आपके सवाल के अंदर है, 0.15 एम्पियर। तीसरा सवाल भी बचकांड हरकतें कर रहा है, ध्यान से देखिए। किरचॉफ फर्स्ट रूल अप्लीकेबल है यहाँ पर? जी हाँ, बिल्कुल एप्लीकेबल है। जो टोटल करंट आप कह रहे हो बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई सी प्लस आई डी, वो आई सी और आई डी है क्या? दैट इज द सम ऑफ द कंडक्शन करंट एज वेल एज डिस्प्लेसमेंट करंट। तो बेशक किरचॉफ का जो जंक्शन लॉ है, किरचॉफ का जो करंट लॉ है, वो यहाँ पर एप्लीकेबल है, क्योंकि हमारे पास जो मैक्सवेल का करेक्ट इक्वेशन है वो इक्वेशन में करंट का सम ही है। और अगर आप जंक्शन लॉ को याद करो तो उसमें यही था, इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट, मतलब सभी करंट का समीशन अलजेब्रिक सम इज गोइंग टू बी जीरो। हालांकि यहाँ पर दोनों का डायरेक्शन सेम है, इसीलिए आई सी प्लस आई डी इज इक्वल टू जीरो। तो आई सी इज इक्वल टू माइनस में आई डी, मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। चलो हो गए सवाल खत्म, पैसा हजम भौजी नाचे छमाछम। अगले सवाल पर चलते हैं। नंबर 2, अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर मेड ऑफ सर्कुलर प्लेट ईच ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। तो बच्चा रेडियस दे रखा है, कैपेसिटेंस दे रखा है। द कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू 230 वोल्टेज है, तो यहाँ पर 230 वोल्टेज। अब आप मुझे बताओ, ये बेस्ड है प्रीवियस वाले चैप्टर पर, एंड अगर ये वोल्टेज दिया है दैट मीन्स दिस इज नथिंग बट दिस इज रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज, एंड फ्रीक्वेंसी कितनी दी है? सो वी हैव 300 रेडियन पर सेकेंड, करेक्ट। Now, what is the RMS value of the conduction current? It's very simple to calculate because we have a capacitor और VRMS दिया है। जब भी आपको करंट बोले बच्चा, प्रीवियस चैप्टर ही है यहाँ पर, I इज इक्वल टू ओम्स लॉ को फॉलो करो, तो I बराबर में होता है V अपॉन में R। बट क्योंकि यहाँ कैपेसिटर है तो कैपेसिटर का रेजिस्टेंस होगा कैपेसिटर का इंडक्टिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस सॉरी। जब यहाँ RMS लिखो तो यहाँ भी RMS लिखो, ये ध्यान रखना। तो VRMS आपका 230 था ही, और XC होता है 1 अपॉन ओमेगा सी, तो 230 ओमेगा की जगह पर हम लिख सकते हैं 2 पाई एफ एंड देन सी। क्या सारी वैल्यू है? जी हाँ सर, पाई 3.14, फ्रीक्वेंसी इतनी, कैपेसिटेंस कितना 100 पिको फेराड रख लो। सो 230 2 इंटू 3.14, फ्रीक्वेंसी कितना भैया 300, और राजा बाबू सी कितना, तो सी कितना तो 100 पिको फेराड, पिको 10⁻⁻12। इसको सॉल्व किया, यू विल गेट योर आंसर। ठीक है, चलिए हो गया। सेकंड पार्ट पर आते हैं। इज द कंडक्शन करंट इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट करंट? हाँ हाँ हाँ, यस बिल्कुल सही है, कंडक्शन करंट ही डिस्प्लेसमेंट करंट है। इसको प्रूफ करना हो बच्चा तो देखो प्रूफ भी कर देता हूँ। तो कैपेसिटर जब चार्ज हो रहा था तो यहाँ पर प्लस प्लस थे, यहाँ पर माइनस माइनस थे, हालांकि थ्योरी में भी बताया था। तो धीरे धीरे क्या हो रहा है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लगातार यहाँ पर डेवलप होते जा रही है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर चेंज आ रहा है, जिसकी वजह से फ्लक्स चेंज हो रहा है, और फ्लक्स में चेंज, इलेक्ट्रिक फील्ड के फ्लक्स में चेंज की वजह से यहाँ जो करंट निर्माण हो रहा है उसे आपने डिस्प्लेसमेंट करंट कहा है। तो अब जरा ध्यान दीजिएगा, तो जो टोटल फाई है वो आपका अंदर में E इंटू ए है, या ऐसे कह दीजिए कि जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट है। यहाँ पर टोटल पॉजिटिव की वजह से सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट है, नेगेटिव की वजह से भी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो सोच के देखो कितना हुआ, 2 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 गॉन, तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, Q अपॉन में A एंड देन वी हैव एप्सिलॉन नॉट, एंड दिस इज ऑल अबाउट E। मैं फिर से कहता हूँ, शब्द पे ध्यान दीजिए, कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट पे धीरे धीरे पॉजिटिव चार्ज आए तो धीरे धीरे इलेक्ट्रिक फील्ड आई। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज आया? यस, इलेक्ट्रिक फील्ड में होने वाला चेंज एरिया के साथ हो रहा है, तो E इंटू ए दैट इज फ्लक्स। यानी ऐसा सोचो दिमाग के अंदर कि जैसे हम कहते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आता है, तो जब मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आता है तो वो क्या बनाता है, करंट बनाता है, बट वो इंड्यूस करंट होता है। उसी तरह से जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स में चेंज आता है तो वो करंट बनाता है, बट वो डिस्प्लेसमेंट करंट बोला जाता है। यहाँ हमें बताना है कि क्या डिस्प्लेसमेंट करंट ही आपका कंडक्शन करंट है। तो देखिए फिर से वापस इक्वेशन पर आ जाइए। अब मैं इसको डी बाई डी टी कर देता हूँ। सो दिस इज डी ई बाई डी टी इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी एंड देन ए एंड देन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, आज इस बार पेन को थोड़ा चेंज करते हैं, खूबसूरत पेन लेके आते हैं। अभी देखिएगा राइटिंग बहुत चेंज हो जाएगी। अच्छा, ये जो डी क्यू बाई डी टी है ये क्या है, करंट है ना, तो ये आपका हो गया ए एप्सिलॉन नॉट, देख रहे हैं, डी ई अपॉन में डी टी। खूबसूरत हो गया ना पेन बच्चा लोग। एंड देन वी हैव दिस इज आई डी। तो ये जो ए अंदर जाएगा तो ई डॉट ए क्या हो जाएगा आपका, इलेक्ट्रिक फ्लक्स
एंड देन डिवाइडेड बाई डी टी इज इक्वल टू आई डी। तो आई डी हालांकि आ रहा है आपका एप्सिलॉन और डी फाइव बाई डी टी, बट आई डी आपने कहा किसे, डी क्यू बाई डी टी को ही तो कहा, और डी क्यू बाई डी टी है क्या, जो यहां से रेट ऑफ चार्ज हो रहा है। तो अल्टीमेटली आपके वायर में से चलने वाली कंडक्शन करंट ही यहां पर निर्माणित होने वाली डिस्प्लेसमेंट करंट के फॉर्म में बोली जाती है। दैट्स इट, सिंपल एंड स्वीट। चलो तीसरा सवाल देखते हैं। डिटरमाइन द एम्पलीट्यूड ऑफ बी एट अ पॉइंट, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। डिटरमाइन द एम्पलीट्यूड ऑफ बी एट अ पॉइंट 3 सेंटीमीटर फ्रॉम द एक्सिस बिटवीन द प्लेट। ये बहुत ध्यान से देखिए बच्चा, ये इसकी एक्सिस है बराबर, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव करंट ऐसे ही चल रहा है, ऐसा मान लीजिए करंट चल रहा है। तो इससे ना कितने डिस्टेंस पर चाहिए आपको, 3 सेंटीमीटर पर, इस डिस्टेंस पर चाहिए। मैं फिजिक्स के बहुत सारे शॉर्ट ट्रिक्स वीडियोस भी लाता हूँ बच्चा, जहाँ पर सूत्र को कैसे याद रखते हैं, फॉर्मूलेस को कैसे याद रखते हैं, उनके तरीका होता है। तो कोई भी सिलिंड्रिकल शेप के अंदर इनसाइड पर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला चाहिए, तो इसका एक ट्रिक बताया था, म्यू नॉट आई डी अपॉन में 2 पाई एंड देन आर का स्क्वायर। अंदर जा रहे हो ना इनसाइड, तो डिस्टेंस आ जाएगा। अब अभी उस ट्रिक को अगर देखना है वीडियो तो जरूर सर्च कर लो, फिजिक्स ट्रिक्स बाय एसएसपी सर ऑन यूट्यूब, विल गेट माय लॉट ऑफ वीडियोस। अभी ऐसे ही तो फॉर्मूला ही है, चैप्टर नंबर 4 का आपके एक्सरसाइज एनसीईआरटी का 8वां एग्जाम्पल, लीजिए ये भी बता दिया। तो अब कुछ नहीं करना भैया, तो म्यू नॉट आपका 4 पाई 10⁻⁻⁷ है। आई आपका, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आई कौन सी आई है, कंडक्शन करंट ही है, वही डिस्प्लेसमेंट करंट है, बट वो वैल्यू क्या है, वो वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू है या आरएमएस वैल्यू है। ऑफ कोर्स जब ये प्लेटों के बीच में फ्लो हो रही है, सो दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ आई नॉट, इट इज नॉट आई आर एम एस, गलती मत करना, दिस इज आई नॉट। तो यहां हम आई नॉट लिख रहे हैं। तो 4 पाई 10⁻⁷ एंड आई नॉट कैसे निकालते हैं बच्चा लोग, तो अगर आपके पास में आई आर एम एस हो तो आई आर एम एस इज इक्वल टू आई नॉट बाई √2, सो आई नॉट इज इक्वल टू दिस, तो आई आर एम एस इंटू √2 एंड देन वी हैव दैट डिस्टेंस विच इज गिवन इन द क्वेश्चन। तो डिस्टेंस कितना था भाई, डिस्टेंस आपका था 3 सेंटीमीटर, इसको चेंज कर लीजिएगा, 3 × 10⁻² डिवाइडेड बाई 2 × 3.14, जो कि ऊपर वाले पाई के साथ कट ही रहा, लिखना नहीं चाहिए था। आर इज द रेडियस, ये वैल्यू, दैट रेडियस, रेडियस कितना था 6 सेंटीमीटर, इसको भी चेंज कर लो, तो 6 × 6 × 10⁻⁻⁴, इसको सॉल्व कर लीजिए, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। चमका बच्चा, ग्रेट। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बढ़िया सवाल था, जो भी आप देखोगे सॉल्व कर रहा हूँ सब इसके अंदर बहुत अच्छे से सॉल्व किया हुआ है, इसीलिए हमने आपको पहले भी बोला कि अगर आप इन तमाम जो भी यहाँ पर हैंड रिटन नोट्स हैं उसको आप लेना चाहते हो तो बच्चा फ्री में है, बेस्ट है, ज़बरदस्त है, वो टेलीग्राम में आपको मिलेगा। सो टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ज्वाइन कर लीजिए। लगभग 40,000 विद्यार्थी ऑलरेडी सबको डाउनलोड करके बेनिफिट ले रहे हैं। बाबा एसएसपी के दरबार में सब कुछ आपके लिए अवेलेबल है, सिर्फ आपका प्यार दीजिएगा लाइक का बटन दबा करके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8.3, व्हाट फिजिकल क्वांटिटी इज द सेम, थोड़ा दिमाग का खेल है, कुछ नहीं है इसके अंदर। कह रहा है कि व्हाट फिजिकल क्वांटिटी सेम फॉर एक्स-रेज ऑफ द वेवलेंथ 10⁻⁻10, रेड लाइट ऑफ वेवलेंथ 6800 एंगस्ट्रॉम एंड द रेडियो वेव्स ऑफ वेवलेंथ 500 मीटर। तो बच्चा क्या सेम है इनकी क्वांटिटी के अंदर, जैसा कि आपको पता चल रहा है कि तीन के तीनों ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एक ही चीज सबसे खास होती है कि सब लोग सेम स्पीड से ट्रेवल कर रहे होते हैं, और वो स्पीड कितनी होती है, वैक्यूम की स्पीड के बराबर, दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यानी इनका क्या कॉमन हुआ, स्पीड, और वो स्पीड की वैल्यू कितनी है, तो उस स्पीड की जो वैल्यू है बच्चा वो है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। खत्म खत्म। चलो नेक्स्ट, अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल्स इन अ वैक्यूम अलोंग z डायरेक्शन। तो जो वेव है आपका z डायरेक्शन में चल रहा है, हमने सरलता के लिए इसे z मान लिया, ये y है, और बोर्ड से बाहर निकलना डायरेक्शन हमारे लिए क्या है, x है। व्हाट कैन यू से अबाउट द डायरेक्शन ऑफ इट इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स। तो जाहिर सी बात है, अगर ये वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऐसा चल रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट हो रहे हैं कहाँ पर, y और x डायरेक्शन में, बिकॉज वी नो दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ प्लेन परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। सो इफ योर वेव इज ट्रेवलिंग इन z डायरेक्शन, it means your electric field and magnetic field must be in xy plane and they are oscillating continuously, उसी से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट हो रहा है। तो इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव इज 30 मेगाहर्ट्ज, बहुत ही सिंपल, फ्रीक्वेंसी आपको दे रखा है 30 मेगाहर्ट्ज, पूछा क्या है भाई, व्हाट इज द वेवलेंथ, पहले इसको चेंज कर लो, 30 × 10⁻6 हर्ट्ज
ये फ्रीक्वेंसी हो गई, तो f इज इक्वल टू होता है c बाई लैम्डा. सो फ्रॉम हियर लैम्डा इज इक्वल टू व्हाट, c अपॉन में f. पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर. सिंपल. Okay, so the correct answer is 10 meter. Next question बच्चा. A radio can tune to any station in the 7.5 megahertz to this band. What is the corresponding wavelength band? ये information based है. इसके लिए आपको NCERT का ये जो था थीम, रेडियो को डालो माइक्रोवेव में, लाल हो जाएगा, दिखाई देगा, फिर यूवी आएंगे, एक्सरे होगा और वो अपना गम भूल जाएगा. इसका आपको प्रॉपर एनालिसिस करना है. इनके सबके रेंज याद रखने हैं. हालांकि बहुत डिफिकल्ट होता है बट ये स्टूडेंट्स को याद रखना ही पड़ेगा कि इसका रेंज क्या है फ्रीक्वेंसी का, इसका रेंज क्या है. 10वीं कक्षा के अंदर पढ़ते आ रहे हो 4000 एंगस्ट्रॉम से 7000 एंगस्ट्रॉम या 8000 एंगस्ट्रॉम आपका विजिबल रीजन होता है. तो उसी बेसिस पे आप इसको अच्छे से याद कर लीजिए. तो ये जो 7.5 मेगाहर्ट्ज से लेके 12 मेगाहर्ट्ज है, ये इसका आंसर हमने लिख दिया है बच्चा लोग. इसका वेवलेंथ निकालेंगे तो 40 मीटर आएगा, 25 मीटर आएगा. और ये वेवलेंथ बैंड है, वेवलेंथ बैंड ऑफ द रेडियो. ये रेडियो के अंदर आता है 40 से 25. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं. हाँ, फिर से एनसीईआरटी आपका दिमाग चेक कर रही है कि तोरा दिमाग है कि नहीं. के बच्चा लोग देखो, सवाल बहुत ही सिंपल देले बा और तोरा के लगी कि हमरा के पेन चलावे के पड़ी, बट पेन नहीं के चलावे के बाद, तोरा के डायरेक्ट सोचे के बाद, तोरा के दबा करके आंसर दे के बाद दबा. चलिए देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है. चार्ज पार्टिकल ऑसिलेट्स अबाउट इट्स मीन इक्विलिब्रियम पोजीशन विद अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 10⁹ हर्ट्ज. व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस्ड बाय द ऑसिलेटर. तो कहानी है यार, चार्ज जब ऑसिलेट होता है तभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनाता है. फील करो इस बात को. अगर ये 10 हर्ट्ज से चल रहा है चार्ज ऐसे घुपाच घुपाच घुपाच, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी तो 10 से ही होना चाहिए. क्या ये पॉसिबल है कि अगर मैं यहाँ पर चार्ज को देख रहा हूँ कि वो नंबर ऑफ ऑसिलेशन, फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब होता है, नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन 1 सेकेंड, तो ये 1 सेकेंड में 10 बार ऑसिलेट हो रहा है, तो वेव क्या 20 बार ऑसिलेट होगी? नहीं भाई साहब, चार्ज के ऑसिलेशन से ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी टू अंडरस्टैंड कि जितना ही फ्रीक्वेंसी से आपका चार्ज ऑसिलेट हो रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो उसी से बन रही है उसकी भी फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए ना. सो करेक्ट आंसर आएगा 10⁹ हर्ट्ज. करेक्ट. चलो, तो करेक्ट आंसर है 10⁹ हर्ट्ज. इसमें कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं है. यस, द करेक्ट आंसर इज 10⁹ हर्ट्ज. द एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पार्ट ऑफ अ हार्मोनिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन द वैक्यूम इज इतना. B0 दे रखा है. व्हाट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? कम ऑन बच्चों. E इज इक्वल टू B0 इंटू C. 510 नैनो 10⁻⁻9 एंड देन C दैट इज 3 इंटू 10⁻8. अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो हम कहे जाएंगे पगल. काय के लिए बच्चा लोग? तुम लोग कर सकते हो. चलो हो गया. ठीक है, ये देखिए 153 न्यूटन पर कूलम. नेक्स्ट क्वेश्चन है, सपोज दैट इलेक्ट्रिक फील्ड एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यानी कि आपको E0 दे रखा है, ये मैक्सिमम वैल्यू है एंड द फ्रीक्वेंसी इज गिवन 50 मेगाहर्ट्ज. पहला सवाल बोलता है डिटरमाइन B0. क्या E0 से हम B0 निकाल सकते हैं? जी हाँ. तो B0 इज इक्वल टू E0 डिवाइडेड बाई C बराबर में BC. खुपाच. फिर क्या पूछा है बच्चा? ओमेगा. तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है? 2πf. कैन वी फाइंड फ्रीक्वेंसी गिवन है क्या? यस, ये रहा देखो. तो 50 मेगाहर्ट्ज है, तो यू कैन राइट 2π3.14. फ्रीक्वेंसी इज 50 मेगा 10⁻6 एंड इजिली यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ओमेगा. तीसरे नंबर पर पूछता है बच्चा K. K इज इक्वल टू होता है 2π बाई लैम्डा. लैम्डा वैसे पूछा भी है. सो 2π. F इज इक्वल टू C बाई लैम्डा. So lambda is equal to C upon में F. Now everything is given. 2π3.14. We have frequency है 50 × 10 की घाते 6 and then divided by C, that is 3 times of 10⁸8. सॉल्व करो, आंसर कुछ. ठीक है, चलिए अभी कुछ पूछा. लैम्डा इज इक्वल टू क्या रे बच्चा लोग? कुछ नहीं है, C upon में F. कुछ. फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर E and B. दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग. तो अभी मेरे को ये पता चलना चाहिए और B का क्या हो रहा है. तो पहले देखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहाँ है. कुछ बोल रहा है, सपोज दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड एम्पलीट्यूड ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. कुछ नहीं बोल रहा ना, तो आप अपनी मर्जी से मान सकते हो क्योंकि कहीं भी डायरेक्शन मेंशन नहीं है. तो आप मान लीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है. तो E0 इज इक्वल टू EZ इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी माइनस में KX. क्या करना है? ओमेगा की वैल्यू यहाँ से रख दो, X की वैल्यू रख, K की वैल्यू रख दो. मैंने -x लिया, इसका मतलब जो मेरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो x पॉजिटिव डायरेक्शन में चल रहा है
और मैंने मान लिया इलेक्ट्रिक फील्ड z डायरेक्शन में, तो मैग्नेटिक फील्ड y डायरेक्शन में कंपलसरी है। मैग्नीट्यूड थोड़ी ना चेंज होगा, सिर्फ डायरेक्शन है, क्वेश्चन में कुछ नहीं है, तो यू कैन कंसिडर फ्रॉम योर ओन। ठीक, बट ये ध्यान रखना कि अगर आप यहाँ kx लिख रहे हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड z और y में होना चाहिए। किसे देना चाहते हो z, किसे देना चाहते हो y, दैट इज अप टू यू, वो कोई फर्क नहीं पड़ता। सो दिस वे यू कैन सॉल्व दिस। चलिए आसान, अगले सवाल पर चलते हैं बच्चा लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेरे प्राणनाथ संकट मोचन। द टर्मिनोलॉजी, ये बहुत ही थोड़ा सा कुछ नहीं है इसके अंदर, खाली कैलकुलेशन करके वो आपका दिमाग चेक कर रहा है और कुछ नहीं है इसके अंदर, तो मैं बता देता हूँ क्या है। द टर्मिनोलॉजी ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इज गिवन इन द टेक्स्ट। आपकी किताब में दिया हुआ है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में भैया इसका रेंज इतना, इसका रेंज इतना, इसका रेंज इतना, इसका रेंज इतना, ये सारा आपकी किताब में दिया हुआ है। इज इक्वल टू एच न्यू बोलते हैं इसको, बट मैं एच एफ लिखता हूँ, एफ फॉर फ्रिक्वेंसी, आसान हो जाता है भाई, न्यू म्यू पा का जरूरत है, का जरूरत है, ठीक है। तो फॉर एनर्जी ऑफ अ क्वांटम रेडिएशन फोटोन एंड ऑब्टेन द फोटोन एनर्जी, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ये एनर्जी का इक्वेशन दे रखा है और बोलता है एनर्जी को ईवी में लेकर के आओ फॉर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अच्छा, डिफरेंट पार्ट्स आपके कौन से हैं? रेडियो वेव, क्या इनका वेवलेंथ गिवन है? टेक्स्ट में दिया हुआ, टेक्स्ट बुक में, उसको उठा करके उनका वेवलेंथ आपको पता चल गया। अच्छा, जो एनर्जी का फॉर्मूला है वो होता है आपका एच सी बाई लैम्बडा, एफ की जगह पर मैंने सी बाई लैम्बडा लिखा। एच की वैल्यू क्या है सर? तो 6.625 10⁻⁻34, दैट यू हैव टू डू। हाँ, इसको कुछ नहीं करना, इसके अंदर कैलकुलेशन ही है। 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाई वेवलेंथ। अब जो भी वेवलेंथ होगा, जैसे कि रेडियो की बात कर रहे हो तो किताब के अंदर उसकी एक रेंज दी है, तो पकड़ के रख लीजिए, वैल्यू पुट करिए। बट ये आंसर आपका जूल में है, इसको मुझे ईवी में लाना है। तो ईवी में लाने के लिए हम जानते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। तो 1 जूल में कितना हुआ? डिवाइड बाय 1.6 10⁻⁻19, तो 1.6 × 10⁻⁻19। अभी आ जाएगा आपका आंसर किसमें? ईवी में। तो बस बच्चा, अब लैम्बडा की वैल्यू रेडियो वेव, माइक्रोवेव, फिर विजिबल, फिर गामा, फिर एक्सरेज, सब एक एक करके रखना है और आपको चेक करना है कि यार इनके रिलेटेड एनर्जी क्या होगी। इट इज जस्ट अ काइंड ऑफ माइंड का खेल और कुछ भी नहीं है, सिर्फ वो प्रेडिक्शन आपका चेक कर रहा है, आपका दिमाग चेक कर रहा है कि आप इसे कैसे कैलकुलेट करता है। ठीक है, चलो, तो अब आप इसे कर भी सकते हैं। देखिए, बता भी देता हूँ कैसे। ये फॉर्मूला आपको दिख रहा है, सब इन्होंने प्लेस करा, इतना आ रहा है ईवी में, ये सारी की सारी कांस्टेंट वैल्यू इतनी आ रही है। तो अब टेबल से उन्होंने देखा कि ये जो है 10⁻³ है, ये किसका है, फिर ये 1 है किसका है, 10⁻³ किसका है, ये सब किसके हैं बच्चा लोग? तो ये सब आप लोगों के ऐसे ही चलेगा ना सीक्वेंस में। हाँ, रेडियो को डालो माइक्रोवेव में, रेडियो, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल। रेडियो को डालो माइक्रोवेव में, लाल होगा, दिखाई देगा। यूवी आएंगे, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे एंड देन गामा। तो इनके सब ये वेवलेंथ दिए हैं, उस हिसाब से एनर्जी इनकी कैलकुलेट कर ली गई। बहुत ही सिंपल। ठीक, चलो अगले सवाल पर चलते हैं। इन अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इंटरेस्टिंग है, द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट्स सिनुसॉइडली एट अ फ्रीक्वेंसी ऑफ इतना एंड एम्पलीट्यूड इतना। पूछा क्या है भाई? रह जाइए। तो बच्चा माफी चाहेंगे, यहाँ पर कुछ थोड़ा सा टर्म्स मिसिंग था। क्या क्या पूछा है? बस गिवन वैल्यू के बाद में शुक्ला जी ने हमारे उड़ा दिया था कि यहाँ का पूछा गया है। तो ये 3 चीजें पूछी, आप किताब में जाएंगे, 10वां आपका एक्सरसाइज, एडिशनल एक्सरसाइज से पहले का सवाल है। सबसे पहले वेवलेंथ निकालना है, तो वेवलेंथ तो बहुत ही सिंपल, हम क्या कर लेंगे, लैम्बडा इज इक्वल टू सी डिवाइडेड बाय एफ, फ्रीक्वेंसी आपके पास गिवन है, रख दीजिए, C3 × 10⁸ है, बहुत ही सिंपल। बी नॉट आपका कैसे निकलेगा बच्चा? तो ये देखिए ध्यान से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का पिक वैल्यू दे रखा है, तो बी नॉट, ये आप लगातार देख रहे हैं कि बी नॉट इज इक्वल टू ई नॉट डिवाइडेड बाई सी, यू कैन कैलकुलेट। तीसरे पार्ट में ऐसा बोलता है कि बताइए कि एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू द एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, प्रूफ करना है। तो आ जाइए प्रूफ कर लेते हैं। तो एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला है वो 1/2 E² होता है, सेकेंड चैप्टर में भी आपने पढ़ा है, बट ये बच्चा RMS रहता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लगातार ऑसिलेट हो रही है सिनुसॉइडली, है ना। तो 1/2 ERMS बेसिकली होता है E0/√2, यानी पिक वैल्यू E0/√2 का स्क्वायर करूंगा तो फिर यहाँ 2 हो जाएगा और ये आपका E0 का स्क्वायर एंड देन ε0। तो ये आपका आया E0 का स्क्वायर ε0 डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, चलिए बच्चा देखिए ध्यान से, मैं E0 की जगह पर क्या लिख सकता हूं, E की जगह पर हम BC लिख सकते हैं, तो B0 का स्क्वायर इंटू C का स्क्वायर एंड देन वी हैव ε0 एंड देन 4। मैंने क्या किया, E की जगह पर BC लिखा, बट वी नो दैट, हम जानते हैं, वाह मैंने बहुत बार
के बाद में ऐसे लिखा, बोर्ड्स पे पहले लिखता था, स्कूलों के अंदर पढ़ाता था तब। तो c इज इक्वल टू 1/अंडर रूट में म्यू नॉट एंड देन एप्सिलॉन नॉट। तो फ्रॉम हियर इफ यू राइट c स्क्वायर दैट बिकम्स 1/म्यू नॉट एंड देन एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर रख लो। तो ये आपका हो गया b नॉट का स्क्वायर, ठीक है। c स्क्वायर इज गोइंग टू बी म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट भी है यहाँ पे, और डिवाइडेड बाई 4 भी है। कहीं कुछ गलती तो नहीं हो गई मेरे से? परफेक्ट, नो वरीज। तो ये आपका देखिए कट गया, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कट गया। तो ये आता है b नॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 म्यू नॉट। क्या मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ बच्चा लोग, b नॉट का स्क्वायर अपॉन √2 का स्क्वायर इंटू 2 एंड देन म्यू नॉट, चलेगा? क्योंकि √2 स्क्वायर अल्टीमेटली बिकम्स 2 एंड 2 दैट इज 4 अगेन, तो इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ा। बट यू कैन यूज दिस पर्टिकुलर पोर्शन एज BRMS। तो ये आपका हो गया b स्क्वायर RMS अपॉन 2 म्यू नॉट विच इज एग्जैक्टली इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विच वॉज गिवन इन चैप्टर नंबर 6। तो आपने प्रूफ कर दिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी डेंसिटी इज एग्जैक्टली इक्वल्स टू मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी डेंसिटी, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, आई होप बच्चा लोग आप लोगों को बहुत मज़ा आया है। तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके लोगों तक पहुंचाना, अपना प्यार देना, क्योंकि लगातार यहाँ पे लेक्चर्स फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए अवेलेबल कराए जा रहे हैं, ठीक है। तो इसी के साथ आज के क्लास को करते हैं दी एंड। आई होप यू ऑल हैव लव द सेशन। अपना प्यार ज़रूर देना। अपना प्यार देने के लिए बच्चा लोग लाइक वाला बटन ज़रूर दबाइएगा। कुछ भी अगर आपकी तकलीफ़ है, समस्या है, तो आप बाबस SSP से इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं। तो इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कर सकते हैं, आप हमें DM कर सकते हैं। शुक्ला जी वहाँ पर एक्टिवेटेड रहते हैं, वो ज़रूर रिप्लाई करके, या आपका कुछ कंसर्न है आप मुझसे वहाँ पर बात कर सकते हैं। सचिन सर फिजिक्स इंस्टाग्राम _ के साथ है। एंड साथ ही साथ टेलीग्राम पर ज़रूर नोट जो है बच्चा लोग डाउनलोड कर लेना। एंड येस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव 1 सैम्पल पेपर का किताब, ताकि आप अपनी प्रैक्टिस को 4 चांद लगा सकें। चलिए, तो मिलते हैं आप लोगों से नए क्लास के अंदर। तब तक के लिए खुश रहें, मुस्कुराते रहें, मुस्कुराहट के साथ फिजिक्स पढ़ते रहें। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन डू व्हाटएवर यू वांट टू डू मैन, बट डोंट ट्रबल योर मॉम। टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद।